नमस्कार, स्वागत है आपका। एनडीटीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह। अब चले प्रदेश का प्रश्न की शुरुआत करते हैं। क्या कहीं आपके आधार कार्ड का गलत इस्तेमाल तो नहीं हो रहा? आपके आधार से लिया गया फर्जी सिम कहीं किसी और के पास तो नहीं? क्योंकि मध्य प्रदेश की साइबर सेल पुलिस ने ऐसे सिम एजेंट का खुलासा किया है जो फर्जी सिम साइबर ठगों को बेच रहे थे, जिसका इस्तेमाल साइबर ठगी के लिए किया जा रहा था। कैसे खुलासा हुआ, ये रिपोर्ट देखिए। अगर आपका आधार कार्ड फर्जी हाथों में चला जाए तो उससे साइबर अपराध किए जा सकते हैं। पर फास्ट फोर्ट एक्टिवेटेड सिम अभियान के तहत एमपी पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां ऑनलाइन ठगी से जुड़े बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश किया गया है। पुलिस ने ऐसे शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है जो बायोमेट्रिक अंगूठे से फर्जी सिम कार्ड एक्टिवेट करते थे और फिर उन्हें अच्छे दामों पर ऑनलाइन ठगी करने वालों को बेच देते थे। 15 दिन चले इस ऑपरेशन के तहत प्रदेश के लगभग 20 जिलों में 50 FIR दर्ज की गई है और 94 संदिग्ध सिम कार्ड विक्रेताओं की पहचान कर 44 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं पुलिस जांच में 7500 फर्जी सिम कार्ड का पता चला है। मध्य प्रदेश की स्टेट साइबर पुलिस ने फर्जी सिम बेचने वालों पर एक बड़ी कार्रवाई की है और इसका इंटरनेशनल कनेक्शन भी सामने निकल कर आया है। मेरे साथ राज्य साइबर पुलिस के पुलिस अधीक्षक प्रणय नागवंशी साहब मौजूद हैं और इस कार्रवाई के संबंध में सीधे बातचीत करते हैं। सर, किस तरीके से इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया गया और ये नेटवर्क कहाँ तक फैला हुआ था? I4C के माध्यम से हमको ऐसे बहुत सारी मोबाइल नंबर और पॉइंट ऑफ सेल की जानकारी प्राप्त हो रही थी जहां से फर्जी सिम को बेचा जाता है। इस पर उस डेटा को हमने एनालाइज किया, उसको फिर हमने सेग्रीगेट किया। लगभग हमारे जितने भी हमने 20 जिले चिन्हित किए जहां पर सबसे अधिक मात्रा में भी फर्स्ट फेज़ में हमको फर्जी सिम बिकती हुई मिल रही थी। उन सभी जिलों के पुलिस अधीक्षक महोदयों के माध्यम से हमने एक सेंट्रल कमांड बनाया यहाँ स्टेट में, वहाँ एक नोडल पॉइंट बनाया और उनके साथ हमने एक डेट वाइज हमने उसमें एक प्लान तैयार किया कि किस डेट तक हमको उनका वेरिफिकेशन करना है, किस डेट तक हमको उसमें एविडेंस कलेक्ट करना है, किस डेट तक हमको उसमें FIR करनी है और किस डेट को हमको उन सभी को एक साथ रेड करना है। तो उसी के तहत कल ये कार्रवाई की गई है और इसमें लगभग हमने पूरे मध्य प्रदेश राज्य के 20 जिलों में ये कार्रवाई की है संबंधित पुलिस अधीक्षक और उनकी टीम के माध्यम से। इसमें अभी तक 44 ऐसे अवैध सिम विक्रेताओं के खिलाफ हमने कार्रवाई की है, FIR कर की है और साथ ही उनको गिरफ्तार किया है। बात करें अगर इस फ्रॉड की, ये फ्रॉड असली आधार कार्ड के जरिए ठग फर्जी सिम निकाल कर किया जा रहा था, जिसमें ठग बायोमेट्रिक क्लोनिंग कर नकली थंब इम्प्रेशन बनाया जाता है और फर्जी सिम को साइबर ठगों तक पहुंचाया जाता है, जिसे डिजिटल अरेस्ट, फर्जी लोन, धोखाधड़ी में इस्तेमाल किया जाता है। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा फर्जी सिम कार्ड बेचने वाले जिलों के रूप में शिवपुरी, दतिया, छतरपुर, सीधी, डिंडोरी जैसे जिले सामने आए हैं। वहीं अगर ग्वालियर, इंदौर, दमोह, मुरैना और जबलपुर की बात करें तो यहाँ भी फर्जी सिम बेचने वालों की कमी नहीं है। और एजेंट इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं, इसे जानने के लिए शिवपुरी के एक सिम कार्ड जारी करने वाले एजेंट से एनडीटीवी की टीम ने बात की, जहाँ पहचान छुपाने की शर्त पर एजेंट ने हमें जानकारी दी। ये सर ऐसे अंजाम दिया जाता है, ऐसे कस्टमर कोई सिम लेने आया, उसका आधार कार्ड लिया, आधार कार्ड से उसको जो सिम ले रहा हो जेनुअल सिम तो दे दी। फिर अगर कोई वैसा कस्टमर देख लेते हैं सीधा साधा गांव का भोला वाला, तो उसका आधार कार्ड कंटिन्यू अपने पास रखे रहते हैं। फिर उसको एक सिम देके दूसरी सिम चालू कर देते हैं, उससे दोबारा फ़ोटो खींच लेते हैं, दोबारा फिंगर लगा लेते हैं। इससे मतलब डबल फ़ोटो खींच लिया तो मान लो दूसरी सिम चालू हुई हो। 1500 रुपये तक में सिम बेच देते हैं तो ना कुछ लालच के चक्कर में। मतलब ये काम बहुत आसान है, आसानी से कर सकता है अगर एजेंट चाहे तो। वहीं पुलिस अभियान चलाकर उन अपराधियों को सलाखों के पीछे भेजने की कोशिश में जुटी हुई है। अभी रिसेंटली जैसा अभी न्यूज़पेपर में देखा होगा आपने, पूरे मध्य प्रदेश में एक ऑपरेशन चलाया गया, ऑपरेशन फास्ट जिसे बोला नाम दिया गया। इसमें हमें I4C इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर जो है दिल्ली का वहाँ से हमें डेटा मिला है। तो उन नंबरों को सबको डिटेक्ट किया गया, तो वो उनके POS एजेंट निकल के आए। उन एजेंटों की डिटेल हमें प्राप्त हुई, उन पर जब कार्रवाई की गई थानेवार, तो सिम विक्रेताओं से पता किया गया कि ये सिम उनके नाम पे हैं। तो जब पता चला कि नहीं ये सिम उनके नाम पे नाम कि फर्जी तरीके से ये सिमें बेची गई हैं। अगर आप नया सिम कार्ड ले रहे हैं तो ऐसे में सावधानी रखने की जरूरत है, क्योंकि आप अपना जो आधार दे रहे हैं और अपना थंब इम्प्रेशन दे रहे हैं, कहीं उसका गलत इस्तेमाल तो नहीं किया जा रहा। ऐसे में आप इसका पता लगा सकते हैं। आपके नाम पर कितने सिम कार्ड चल रहे हैं, इसे जानने के लिए सरकारी वेबसाइट है, जैसे www.sancharsaathi.gov.in पर जाकर
OTP के माध्यम से लॉगिन करें। दिस इज नॉट माई नंबर पर क्लिक करें तो आपको आपके नाम से जारी सिम कार्ड के संबंध में जानकारी मिल जाएगी। इसके अलावा आप टोल फ्री नंबर 1930 पर कॉल करके cybercrime.gov.in पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर सकते हैं। साइबर ठग लोगों को गुमराह करके फर्जी सिम कार्ड के बलबूते आर्थिक अपराध को अंजाम दे रहे हैं, लेकिन सावधानी और सतर्कता ही लोगों को धोखाधड़ी से बचा सकती है। NDTV के लिए भोपाल से आकाश और शिवपुरी से अतुल गौड़ की रिपोर्ट। और चलिए इसी पर हम चर्चा करेंगे कि ये काम होता कैसे और सावधानी आपको कैसे बरतनी है। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ गए, परिचय करवा देती हूँ। LN राव जी जुड़ गए जो कि रिटायर्ड DCP है दिल्ली पुलिस से। आदित्य जैन जी जुड़ गए जो कि वकील है सुप्रीम कोर्ट से। मुकेश चौधरी जी जुड़ गए जो कि साइबर एक्सपर्ट है। इसके अलावा शशांक शेखर जी जुड़ गए जो कि साइबर लॉ एक्सपर्ट है। सभी मेहमानों का मैं स्वागत करती हूँ और शुरुआत में साइबर एक्सपर्ट शशांक जी के साथ करना चाहूंगी। शशांक जी, पहला सवाल मेरा ये है, चूंकि जितने भी दर्शक हैं वो ये जरूर जानना चाहेंगे कि आखिर इसकी शुरुआत कैसे होती है, कैसे आखिर इस खेल को अंजाम दिया जाता है कि आपके आधार कार्ड या फिर आपके फिंगरप्रिंट का इस्तेमाल करके कैसे फर्जी सिम जो है ऐसे लोगों को दे दी जाती है जो कि इसका गलत इस्तेमाल करते हैं। ये जो पूरा फर्जी सिम का जो नेटवर्क है ये ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से चल रहा है। पहले बात कर लेते हैं कि ऑफलाइन कैसे चल रहा है। जैसे आपकी रिपोर्ट में मालूम पड़ा और जैसे हम लोगों ने देखा भी कि जो लोकल वेंडर हैं जहां पे आप सिम लेने जाते हैं वहीं पे वो डुप्लीकेट बना लेते हैं, वहीं पे वो आपका कॉपी डबल कॉपी बना के रख लेते हैं आपके आधार का और वो उसको मिसयूज करके ऑल्टरनेट सिम इशू करके साइबर क्रिमिनल्स को बेचते हैं। एक और तरीका है जहां पर ये सारे साइबर क्रिमिनल्स गांव-गांव में जाके जो मजदूर लोग हैं, अनएम्प्लॉयड लोग हैं, इनको बता के कि आप अपना आधार हमें दे दीजिए, इसके अगेंस्ट में मैं आपको 2000 रुपए 3000 रुपए एक मोटी रकम दे देते हैं और वो भी लालच में आके ये दे देते हैं। और पुलिस इन्वेस्टिगेशन में हर बार यही पता चलता है कि साइबर क्राइम हुआ मान लीजिए दिल्ली में, लेकिन वो सिम निकला झारखंड का या मध्य प्रदेश का। ये तो हो गया आपका ऑफलाइन तरीका। ऑनलाइन तरीका मैं आपको बताऊं कि जो डार्क वेब है और टेलीग्राम है खास तौर से, वहां पर ओपनली ये सिम कार्ड बिक रहे हैं। तमाम सारे ब्रांड्स के जितने टेलीकॉम कंपनी है सबके सिम कार्ड्स बिक रहे हैं, प्री एक्टिवेटेड सिम बिक रहे हैं। आप जाइए वहां पे 2000-3000 रुपए दीजिए और खरीद लीजिए। सिमिलरली डार्क वेब पे भी ऐसे सिम कार्ड्स बिक रहे हैं और यही एक सबसे बड़ा बेस है साइबर क्राइम बढ़ने का, क्योंकि कोई भी ऑनलाइन क्राइम या साइबर क्राइम करने के लिए आपको फर्जी बैंक अकाउंट चाहिए और फर्जी मोबाइल नंबर चाहिए। एक बार आपके पास फर्जी मोबाइल नंबर आ गया, आप उससे बैंक अकाउंट भी क्रिएट कर सकते हैं, आप उससे अमेजॉन फ्लिपकार्ट के अकाउंट भी क्रिएट कर सकते हैं और तरह तरह के फ्रॉड्स, कॉलिंग से लेके डिजिटल अरेस्ट, सारे तरह के क्राइम कर सकते हैं। चलिए दोबारा आपके पास लौटूंगी, मुकेश जी के पास मैं जाना चाहूंगी। मुकेश जी, किस तरीके से इसका गलत इस्तेमाल होता है और मान लिया जाए कि कोई सिम खरीदने के लिए जाता है तो किस तरह की सावधानी वो बरते ताकि उसके आधार कार्ड या फिर थंब इंप्रेशन का किसी भी तरीके से गलत इस्तेमाल ना हो? जी, सिम कार्ड्स देखिए, इंडिया के अंदर पिछले कुछ सालों से जो फाइनेंशियल फ्रॉड्स का ग्राफ बढ़ा है, पिछले करीबन 10-11 सालों से काफ़ी इंक्रीज होता जा रहा है और उसके अंदर एक मेजर जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है वो सिम कार्ड है। क्योंकि बैंक अकाउंट कोई ओपन होगा और बैंक अकाउंट ओपन करने के लिए उसके साथ में एक सिम कार्ड भी लेते हैं, सिम कार्ड को बैंक अकाउंट से अटैच किया जाता है और बैंक अकाउंट के साथ में सिम कार्ड को भी सेल कर दिया जाता है आगे दूसरे किसी व्यक्ति को जो उस अकाउंट को ऑपरेट करेगा। और यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि इसकी वजह से पैन इंडिया सारी एजेंसी स्ट्रगल कर रही हैं इन्वेस्टिगेशंस को लेके। तो सिम कार्ड बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इवन दो गवर्नमेंट एजेंसीज ने स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस भी इसके ऊपर बनाई है, बट काफी सारे लूप होल्स हैं। जैसे कि शशांक जी भी जो अभी बता रहे थे कि सिम कार्ड जो है वो परचेज होते हैं मार्केट में और इसके अंदर क्या होता है कि काफी, जैसे हमने केसेस इन्वेस्टिगेट किए हैं उसके अंदर जब हम गैंग्स को पकड़ते हैं तो ये बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से होता है। तो काफी एक्यूज जो होते हैं उनको जब हम पकड़ते हैं तो उनके मोबाइल फोन्स के अंदर, उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स के अंदर, जैसे व्हाट्सएप है या टेलीग्राम है, उनके पास प्रॉपर ग्रुप्स बने होते हैं। सिम कार्ड के नाम पे ग्रुप होगा, वहां पे ग्रुप में वो सारे मेंबर्स होंगे जो सिम कार्ड्स बेच रहे हैं या खरीद रहे हैं। तो उसमें बायर और सेलर दोनों ग्रुप का पार्ट होते हैं। बैंक अकाउंट का अलग ग्रुप होगा, पेटीएम अकाउंट का अलग ग्रुप होगा,
गूगल अकाउंट का अलग ग्रुप हो सकता है। तो जो जो अकाउंट आपको बाय करने हैं ये डायरेक्टली ऑर्गेनाइज तरीके से रैकेट्स चलते हैं, और ये पैन इंडिया हर एक स्टेट के अंदर चल रहा है। मतलब बीच में जो ट्रेंड था वो ये था कि झारखंड की साइड की सिम कार्ड ज़्यादा अवेलेबल हो रही थी, फिर पिछले कुछ सालों में ट्रेंड आया कि वेस्ट बंगाल की सिम जो ज़्यादा है अवेलेबल हो रही थी। तो वहाँ पे छोटा सा मतलब जैसे हमने कुछ केसेस में वहाँ इन्वेस्टिगेट किया है, नॉर्थ ईस्ट साइड भी इन्वेस्टिगेट किया है, वेस्ट बंगाल साइड भी काफ़ी इन्वेस्टिगेट किया है। तो छतरी लगा के एक लड़का बैठा होगा, वो सिम कार्ड्स बेच रहा है और वो बल्क में सिम कार्ड्स बेचे जा रहा है। अब वहां पे जो लोग बाय कर रहे हैं वो कोई देखा नहीं जा रहा, कोई चेक्स नहीं है, बैलेंसेस नहीं है कि कितने सिम कार्ड किसको दिए जा रहे हैं और वो सिम कार्ड्स का आगे कर क्या रहे हैं। तो ये सप्लाई होते जाते हैं और उन सिम कार्ड से ओटीपी तक बेचा जाता है। पहले तो आप सिम कार्ड लेंगे, सिम कार्ड लेने के बाद में अब आपको सिम कार्ड मैंने ले लिया लेटर सपोज, और अब मुझसे कोई कहेगा कि मुझे गूगल अकाउंट क्रिएट करना है और मुझे आपसे ओटीपी चाहिए, तो गूगल अकाउंट ऑपरेट कोई और करेगा, अकाउंट कोई और क्रिएट करेगा, सिम कार्ड से ओटीपी मैं उसको दे रहा हूं और पर ओटीपी उससे पेमेंट ले रहा हूं। तो ये एक बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से ऑपरेट किया जाता है पैन इंडिया में, और अधिकतर केसेस कंट्रोल हो जाएं अगर सिम कार्ड्स को पे चेक्स और बैलेंसेस सही तरीके से लगा लिए जाए। तो लोगों में अवेयरनेस की भी कमी है कि थोड़े से पैसों के लालच के अंदर वो सिम कार्ड्स बेच देते हैं अपना, और जब पुलिस उनको पकड़ती है तो कहते हैं कि हमारा सिम कार्ड किसी व्यक्ति ने मिसयूज कर लिया होगा। चलिए, But ऐसा अवेयरनेस भी को बहुत लेकर सारे- मैं दोबारा आपसे लौटूंगी, दोबारा आपके पास इससे जुड़ा हुआ सवाल पूछूंगी मैं आपसे। आदित्य जी के पास चलते हैं। आदित्य जी, सिम खरीदने और बेचने की गाइडलाइंस के बारे में अगर बात की जाए तो ये जरा आप बताइए, ताकि जो दर्शक है वो जान पाए कि अगर वो सिम खरीदने के लिए जाते हैं तो किस तरह की गाइडलाइंस होती है, और उनके लिए भी जो बेचते हैं। जी जी देखिए, गाइडलाइंस की जहाँ तक बात करें तो 2023 में एक कंसोलिडेट किया गया कानून। पहले जो कानून थे टेलीकॉम के कानून थे, आईटी एक्ट था, एक टेलीकम्युनिकेशंस एक्ट 2023 लाया गया, और उसके बाद उस एक्ट के तहत कई रूल्स रेगुलेशंस जो मिनिस्ट्री ऑफ टेलीकॉम है और सरकार है वो पास करती रहती है। उसमें क्लियर कट गाइडलाइंस वर्णित की गई है कि अगर आप सिम कार्ड ऑब्टेन कर रहे हैं तो आपका आधार कार्ड, बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन, आईडी प्रूफ, ये सारा आपको जो सर्विस प्रोवाइडर है उसको डीलर के माध्यम से पहुंचाना होगा। अब ये इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड में रहती है, रिकॉर्डेड इंफॉर्मेशन रहती है। इसके पश्चात अगर कोई फर्जी सिम कार्ड, फर्जी आईडी देके सिम कार्ड ले रहा है तो जो डीलर है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और उसकी अकाउंटेबिलिटी तय की गई है। उसकी अकाउंटेबिलिटी तय करने के लिए 3 कानून। सबसे पहला कानून है जो हमारा मेन क्रिमिनल लॉ है, भारतीय न्याय संहिता, जिसके पहले 419 और 420 थी धाराएं, अब न्याय संहिता में 318 और 19 में वो अपराध है। उसके अलावा टेलीकम्युनिकेशंस एक्ट में सेक्शन 42 है, 42(3)(e) और 3(c), जिसमें बोला गया है कि कोई भी इंपर्सनेट करके फर्जी आईडी देके या फर्जी तरीके से सिम कार्ड ऑब्टेन करता है तो वो एक नॉन बेलेबल ऑफेंस है। तो ये कानून साधारण तरीके से मौजूद है, पर वही बात है जो मैं पहले भी बोल चुका हूं कि कानूनों की पालना, अब उन कानूनों की पालना क्यों नहीं हो रही और किस तरीके से नहीं हो रही। जो सर्विस प्रोवाइडर है, क्योंकि सिम कार्ड ऑब्टेन कहाँ से किए जाते हैं, आप किसी भी मोबाइल की शॉप पे जाके वहां सिम कार्ड प्रोवाइड कर लेते हैं, तो जो फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो सर्विस प्रोवाइडर, वो डीलर है। अब वो आगे इंफॉर्मेशन फॉरवर्ड करता है, तो वहां तक की अकाउंटेबिलिटी क्यों नहीं तय की जा रही। इन्फोर्समेंट में कहीं ना कहीं कानून के इन्फोर्समेंट में काफी कमी है, और उसके लिए अभी जो मध्य प्रदेश सरकार ने जो कड़े कदम उठाए हैं वो ही मुझे लगता है, और देश के और राज्यों में और सरकारों को साइबर क्राइम चलिए, कार्रवाई को लेकर राव सर के पास चलते हैं। सर, इस तरह के मामलों में अगर शिकायत की जाती है, मान लिया जाए कि मैंने कोई सिम खरीदी और मेरे जो भी आधार कार्ड था, मेरा जो थंब इम्प्रेशन था, उसका गलत इस्तेमाल करके उस सिम को कहीं और बेच दिया जाता है जिसका गलत तरीके से इस्तेमाल हो रहा है। अब इसके लिए मुझे शिकायत करनी है, मैंने शिकायत कर दी, उसके बाद इस पूरे मामले में किस तरह की कार्रवाई की जाती है? नमस्कार रितु जी, आपके सभी को पैनलिस्ट को, और ये आपने बहुत ही अहम मुद्दा आपने उठाया है जो आज की डेट में सिम कार्ड और आधार कार्ड का मिसयूज करके आजकल लोग साइबर क्राइम कर रहे हैं। जब भी ऐसा कोई बात नोटिस में आती है तो तुरंत उसको वहाँ की लोकल पुलिस को जरूर बताना चाहिए, और हर जगह पे आजकल मेरे ख्याल से साइबर पुलिस स्टेशन हर जिले में बने हुए। जैसे हमारे दिल्ली में तो 15 जिले हैं, 15 दिल्ली के पुलिस के जिले हैं, और 15 जिलों में 15 पुलिस स्टेशन बने हुए सेल्फ। वहाँ पे एक SHO होता है और उसका पूरा स्टाफ होता है जो क्राइम
जो है साइबर क्राइम के केसेस को ऐसे डील करते हैं। लेकिन सबसे पहले जैसे अभी बता रहे थे, एक पोर्टल है cybercrime.gov.in और 1930 एक टोल फ्री नंबर है, उस पर बताने चाहिए। जो ही नोटिस में आता है कि ऐसा कुछ हो रहा है तो वो तुरंत इन दोनों पे एक मेल करने के लिए आपको मैंने पोर्टल बताया, जो अभी बता रहे शशांक जी बता रहे थे, उस पे करना चाहिए और तुरंत इसके बारे में कार्रवाई करनी चाहिए जहां भी एक नोटिस में आता है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा मिसयूज हो रहा है। और आज की डेट में मैं बता दूं आपको कि जो पहले एक क्राइम करने का जो तरीका था, लोग आमने सामने आके लूटपाट वो करते थे, आगे सामने आया वो लूटपाट करते। अब लेकिन बिल्कुल सिनारियो बदलता जा रहा है और लोग ये साइबर क्राइम के थ्रू उससे कहीं ज्यादा पैसा कमा रहे हैं। जो अदृश्य है, जो साइबर क्रिमिनल है, वो दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन डिजिटली जब से हम डिजिटल हुए हैं तब से इनका मिसयूज करते हुए कहीं न कहीं खामियां जो हमारे यहाँ हैं उसका मिसयूज करते हुए वो इसका फायदा उठाए जा रहे हैं। जैसा अभी बताया जा रहा था कि आप फर्स्ट पॉइंट ऑफ टाइम पे मैं आपको बता दूं सिम कार्ड्स के बारे में। जो प्री एक्टिवेटेड सिम कार्ड्स हैं, ये कोई भी कंपनी के होते हैं, तो वो अगर कोई ऐसे प्री एक्टिवेटेड सेल बिना किसी वेरिफिकेशन के किसी को बेचते हैं तो उसमें हमने, जब मैं पुलिस पहले दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल में थे, हमने एक चिट्ठी लिखी थी इसी बारे में और ऐसे बहुत से ऐसे सिम कार्ड्स के बारे में हमें होम मिनिस्ट्री को बताया था। तो उन्होंने एक लेटर जारी किया था हर एक कम्युनिकेशन जो कंपनी है जो सिम कार्ड्स अपना इशू करते हैं, जो टेलीकॉम कंपनीज हैं, उनको एक वार्निंग के तौर पे कहा था कि अगर कोई आदमी ऐसे प्री एक्टिवेटेड सिम कार्ड तुम्हारी कंपनी को कोई बेचता हुआ पाया गया तो तुम्हें रिस्पॉन्सिबल किया जाएगा और उसमें कम से कम जुर्माना 50 लाख रुपए उस कंपनी का कहा गया था उस टाइम पे। लेकिन ये इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा, ये बड़ी बात है। क्योंकि अभी मैं एमपी पुलिस को बड़ा धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने इस बड़ा ये खुलासा किया है, इतने लोगों को पकड़ा है, इतने सिम कार्ड ढूंढे हैं और किस प्रकार से उनकी मोडस ऑपरेंडी को एक्सप्लेन किया है, कैसे आधार कार्ड से फिंगरप्रिंट का मिसयूज करते हुए, फिंगरप्रिंट करते हुए आधार कार्ड को क्लोन करके और फिर दूसरा आधार कार्ड बनाकर और इस प्रकार से वो करते हैं और सिम कार्ड को जो प्री एक्टिवेटेड सिम कार्ड हैं उनको यूज करते हैं। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही आती है कि जब हम नंबर तो ढूंढ लेते हैं, नंबर तो मिल जाता है जिस नंबर से किसी ने साइबर फ्रॉड किया है, लेकिन जब वो नंबर तक जाते हैं तो पता लगता है वो नंबर उस आदमी का है नहीं जिस नाम के एड्रेस पे है। वो कहता है जी मेरा तो किसी ने वैसे ले लिया या किसी और कर लिया, या फिर बैंक अकाउंट का खाता जो मिलता है जिसमें पैसा जाता है उसमें वो कहते हैं जी मेरा किसी ने ऐसे आधार और सिम कार्ड लेके कर लिया। तो इस प्रकार की सब बहानेबाजी होती है उनकी और वो वास्तव में कहीं न कहीं छोटे लालच में आकर वो लोग ऐसा काम करते हैं। चलिए आगे और इस पर मैं बातचीत करूंगी सर आपसे। मुकेश जी का एक बार फिर से रुक कर लेते। मुकेश जी, अवेयरनेस को लेकर आप बातचीत कर रहे थे, आखिरी जो मैं जवाब आपसे ले रही थी, अवेयरनेस आखिर किस तरीके से लोगों में लाई जाए? जी हाँ, बेसिकली जैसे अवेयरनेस के लिए इम्पोर्टेंट ये है कि एक सिम धारक को कैसे पता चले, एक आम इंसान को कैसे पता चले कि उसके नाम से कितने सिम कार्ड चल रही हैं। जैसे आप ही के चैनल पे अभी बताया गया था कि संचार साथी एप्लीकेशन का यूज़ कर सकते हैं। तो संचार साथी एप्लीकेशन पे जाके आप नो मोबाइल कनेक्शन ऑन योर नेम पे जब आप क्लिक करते हैं और आपको शो होता है वहाँ पे कि कितने नंबर्स आपके नाम पे चल रहे हैं। अब वो नंबर, जो नंबर आपके नाम से, आपके नाम पे कोई नंबर है और आपकी जानकारी में नहीं है कि अच्छा ये नंबर मुझे नहीं पता घर में कौन यूज कर रहा है, किसके पास है, और किसी और के पास में हो, तो उसको लोकल पुलिस स्टेशन को रिपोर्ट भी किया जा सकता है और संचार साथी पोर्टल पे भी उसे रिपोर्ट किया जा सकता है ताकि वो नंबर जो है वो डिसकंटिन्यू हो जाए। अगर किसी के बायोमेट्रिक्स मिसयूज करके और सिम कार्ड जारी कर लेते हैं, क्योंकि पहले बहुत कॉमन ट्रेंड और पैटर्न हुआ करता था कि एक व्यक्ति जो सिम कार्ड लेने गया किसी स्टोर पे, और स्टोर पे मतलब जो टेलीकॉम स्टोर्स थे उनके स्टोर्स नहीं, बहुत सारी स्टेशनरी शॉप्स होती हैं, अदर शॉप्स होती हैं जहां पे सिम कार्ड्स वो अलोकेट किया करते हैं। वहां पे बायोमेट्रिक आपके 2 बार या 3 बार ले लिए जाते हैं। उस व्यक्ति को जानकारी में नहीं है इतना कि 3 बार क्यों लिया है, वो कह देता है कि सही से आया नहीं सर, 2 बार और करो। तो बेसिकली वो 3 सिम कार्ड्स इशू हो चुके होते हैं उसके नाम पे। और ऐसे ही अगर आपका आधार कार्ड भी अगर कोई मिसयूज करता है तो आप आधार कार्ड के पोर्टल पे लॉगिन करके अपने बायोमेट्रिक्स को लॉक कर सकते हैं सो दैट आपकी परमिशन के बिना उन्हें कोई मिसयूज ना करे। तो ये बेसिक अवेयरनेस है जो गवर्नमेंट को और डिपार्टमेंट्स को अपने लेवल पे लोगों तक पहुंचानी चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग अवेयर हो सकें और समय रहते उसे रिपोर्ट भी कर पाए। चलिए दोबारा आपके पास लौटूंगी, शशांक जी का रुख करना चाहूंगी। शशांक जी, एक सवाल मेरे मन में आ रहा था, जैसा कि मुकेश जी बता रहे थे कि किस तरीके से सिम अलॉट की जाती है, जरा ये बताइए कि थंब इम्प्रेशन जितनी बार लिया जाता है उतनी ही सिम अलॉट की जा सकती है, और आधार कार्ड की बात की जाए तो उसका एक ही बार इस्तेमाल होता होगा?
देखिए, अभी आज के जमाने में थंब इम्प्रेशन क्लोन करना बहुत डिफिकल्ट काम नहीं है, बहुत आसान है। और एक बार अगर क्लोन कर दिया गया है, उसको फिर बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रॉब्लम जो अवेयरनेस के बारे में आप पूछ रहे थे, प्रॉब्लम जनता के साथ यही है कि हम अपने आधार को और अपने ओटीपीज को बहुत ही लूजली यूज करते हैं। कहीं भी जाते हैं वहां पे बहुत आराम से अपना होटल में चेक इन किए, तुरंत आधार दे दिए, और जबकि सरकार ने प्रोविजन बनाया है जहां पर आपके पास मास्ट आधार कार्ड मिलता है, जहां पर आपके पूरे नंबर डिस्प्ले नहीं होते हैं, बट हम उसे ना यूज करके अपने जो नॉर्मल आधार है वो हर जगह यूज करते हैं। सिमिलरली कोई भी हमसे फोन पे पूछ लेता है, सर डिलीवरी है आपका, आप अपना ओटीपी बताइए, हम बहुत केयरलेसली अपना ओटीपी बता देते हैं। तो ये सारी हमारी एक पर्सनल डिटेल्स है जिन्हें हमें पब्लिकली कभी नहीं शेयर करना चाहिए, और ना ही हमें कहीं भी लूजली ऐसे शेयर करना चाहिए। और मुकेश जी जो बता रहे थे संचार साथी पोर्टल, मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा सबको आप उस पोर्टल पे जाए। वहां पर कई सुविधाएं हैं जो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम ने की है, कि अगर आपका मोबाइल फोन खो गया है, अगर आपका सिम खो गया है, ये भी जान सकते हैं कि कितने नंबर आपके आधार पे चल रहे हैं, या आपके पास कोई फर्जी एसएमएस आ रहे हैं, आप वहां तक जाकर रिपोर्ट कर सकते हो। सरकार ने लाखों फोन नंबर ब्लॉक कराए भी हैं इस पोर्टल के थ्रू। सो पब्लिक को प्रोएक्टिवली बिहेव करना है। पुलिस तो अपना काम कर ही रही है, बट हमें अपने पर्सनल डिटेल को लेके बहुत ही सजग रहना है। जैसा आपने कहा थंब इम्प्रेशन, ये एक यूनिक इम्प्रेशन है, ये हम कहीं भी लूजली जाके शेयर नहीं कर सकते। एंड वी हैव टू मेक श्योर कि जहां पे यूज हो रहा है इसका ऑथेंटिक यूज हो रहा है और उसका क्लोन नहीं हो रहा है वहां पर। ये क्लोनिंग कैसे की जाती है शशांक जी? क्लोनिंग करने के कई तरीके हैं, बहुत छोटे छोटे सस्ते किट्स भी मार्केट में अवेलेबल है, आपको अमेजोन पे और या शॉपिंग साइट्स पे भी मिल जाएंगे। और ये एक जेल जैसी चीज होती है जहां पर आपका थंब इम्प्रेशन क्लोन करना किया जाता है। सो क्लोनिंग, थंब इम्प्रेशन की क्लोनिंग करना काफी आसान है। चलिए दोबारा आपके पास लौटेंगे। आदित्य जी का एक बार फिर से रुख करना चाहूंगी। आदित्य जी, पिछले सवाल के जवाब में आपने बड़े अच्छे तरीके से बताया था कि सिम खरीदने और बेचने के लिए किस तरह की गाइडलाइन होती है। मैं जानना चाहूंगी कि अगर सजा की बात की जाए तो किस तरह की सजा का प्रावधान है इस तरह के केसेस जो आते, क्योंकि मध्य प्रदेश में हमने देखा कि एक बड़ा एक्शन लिया गया, मध्य प्रदेश के कुछ जिलों में इसी तरह के जो एजेंट थे उनका पर्दाफाश किया गया। कि अगर सजा की प्रावधान की बात करें तो जो भारतीय न्याय संहिता है उसमें कानून के हिसाब से 7 साल से तक की सजा के प्रावधान है, और जो टेलीकम्युनिकेशंस एक्ट है उसमें भी 3 इयर्स प्लस इम्प्रिजनमेंट के प्रावधान मौजूद हैं। आईटी एक्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है, इसमें इंपर्सनेशन के लिए ऑफेंसेस हैं, उसमें भी प्रावधान है सजा के 7 इयर्स प्लस के, 2 इयर्स मिनिमम और 7 इयर्स तक के प्रावधान है। तो सजा के प्रावधान मौजूद है, परंतु जो चिंता का विषय है वो ये है कि तमाम प्रावधान होने के बावजूद ये घटनाएं क्यों हो रही हैं। अब इस मामले में जब ये राइट टू प्राइवेसी का मामला सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष चला था, के.एस. पुट्टास्वामी का जो जजमेंट था, उसमें भी जब बायोमेट्रिक पे बात हुई थी और प्राइवेसी के ऊपर बात हुई थी, तो ये गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट ने भी दी थी कि जो बायोमेट्रिक डेटा है वो सेंसिटिव पर्सनल डेटा की कैटेगरी में आता है, जो डेटा प्रोटेक्शन कानून में भी जिसको डिफाइन किया गया है। तो इसमें गाइडलाइंस दी गई थी कि अगर किसी का आधार कार्ड आप मैंडेटरी कर रहे हैं या आधार को आप लिंक कर रहे हैं हर सर्विसेज से, तो ये दायित्व होगा केंद्र सरकारों का और राज्य सरकारों का कि वो इंफॉर्मेशन, मेन केंद्र सरकार का, कि जो इंफॉर्मेशन है वो प्रिजर्व की जाए, क्योंकि वो सेंसिटिव पर्सनल इंफॉर्मेशन की कैटेगरी में आती है, जिसको अब 2023 में जो डेटा के लिए अलग से कानून लाया गया है, डेटा प्रोटेक्शन एक्ट, उसमें डिफाइन किया गया है। तो अब बात यह है कि इतने सशक्त कानून होने के बावजूद भी अगर हम इन्फोर्समेंट में कमी है, तो फिर ये जरूरी है कि पहले तो अवेयरनेस फैलाई जाए एनजीओ के माध्यम से या इंडिपेंडेंट बॉडीज या गवर्नमेंट के माध्यम से, और उसके साथ साथ जो हमारी एजेंसीज है जो बहुत सक्षम है वो उनके साथ मिलकर काम करें, और पहले तो अवेयर कराएं और फिर सख्त से सख्त कार्रवाई करें जो गलत कर रहे हैं, चीटिंग इंपर्सनेशन कर रहे हैं, उनके खिलाफ। मेरे ख्याल से ये 2 कदम अगर साथ में हम काम करेंगे मिलके, एजेंसीज, एनजीओ और पब्लिक एट लार्ज, और इवन हम लोग जो वकील फ्रेटर्निटी है, तो मेरे ख्याल से इस मेनेस को बहुत सही तरीके से टैकल किया जा सकता है, जैसे और देशों में। 2 बड़ी बातें आपने कही
आदित्य जी कि सख्ती से कार्रवाई होनी चाहिए, साथ ही साथ अवेयरनेस का होना जरूरी है। राव सर के पास मैं जाना चाहूंगी। सर, सख्ती की बात यहाँ पर आदित्य जी कह रहे हैं, क्या हम ये समझे कि सख्ती थोड़ी सी कम है? चूंकि देखिए मध्य प्रदेश में कई जिलों में हमने देखा किस तरह के एजेंट मिले जिन्होंने सिम को बेचा और गलत तरीके से इसका इस्तेमाल किया गया। मध्य प्रदेश के ही नहीं बल्कि हम और भी देश के अलग अलग राज्यों की बात करें तो ना जाने कहाँ पर इस तरीके से एजेंट्स होंगे जो इस तरीके के काम कर रहे होंगे। जरूरत होगी कि सख्ती से कार्रवाई की जाए ताकि इस तरह के जो केसेस है उनको रोका जा सके। रितु जी, देखिए मैं आदित्य जी की बात से काफी सहमत हूँ और सख्ती के साथ साथ जल्दी कार्रवाई हो, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। सख्ती कार्रवाई तो है, कार्रवाई हो जाएगी, धीरे धीरे चलेगी, कई सालों तक इन्वेस्टिगेशन चलेगी, उसके बाद कई साल ट्रायल में लग जाएंगे। मैं समझता जो भी आदमी पकड़े जाए उनकी इन्वेस्टिगेशन एज सुन एज पॉसिबल, जितनी जल्दी हो सके उसकी इन्वेस्टिगेशन पूरी करके चार्जशीट में पुख्ता सबूत लगाकर उसको अगर कोर्ट में जल्दी से जल्दी भेजा जाएगा और ट्रायल मैं समझता हूँ जल्दी करेंगे तो उसमें सजा का प्रावधान जल्दी होगा। जो सजा तो है हमारे यहाँ, इम्प्लीमेंटेशन की जरूरत है, चाहे इन्वेस्टिगेशन के स्टेज पे हो चाहे वो ट्रायल में देरी होने की वजह से हो। ये अगर जब फास्ट हो जाएगा तो अपने आप सख्ती आ जाएगी और सजा होने लगेंगे लोग, तो एक दूरगामी इफेक्ट होगा उनके दिमाग में और कोई भी ये अगला काम करने से पहले सोचेगा कि देखिए वो जल्दी से जल्दी सजा हो गया, मैं भी ना पकड़ा जाऊं। और पकड़ने की जो प्रक्रिया है वो मैं आपको बता दूं, एक तो हमारे पास साइबर एक्सपर्ट्स की जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन में कमी है, उसमें साइबर एक्सपर्ट्स का जो साइबर की नॉलेज रखते हैं, साइबर क्राइम को सोल्व करने की नॉलेज रखते हैं, उनकी तादाद बढ़ाई जाए, उनकी भर्ती की जाए, क्योंकि आगे आने वाले टाइम में ये साइबर क्राइम और ज्यादा बढ़ेगा। तो मैं समझता हूँ इसमें सफिशिएंट नंबर ऑफ स्टाफ, सफिशिएंट नंबर ऑफ टूल्स साइबर क्राइम की इन्वेस्टिगेशन के लिए वो बहुत जरूरी है। और इसके साथ साथ पब्लिक अवेयरनेस, जैसे अभी बता रहे थे, पब्लिक की जानकारी में होना बहुत जरूरी है। हम बैठकर बात कर रहे हैं, कुछ एक अभी टीवी देखने वाले हम वो तो देख लेंगे, लेकिन बहुत दूर दराज के लोग जहां पर ये ऐसे सिम कार्ड और ये जो बेचे जाते हैं, लालच में लोग बेच देते हैं या लालच आ करने के बाद अपना अकाउंट भी बेच देते हैं, वहां तक ये बात अभी तक नहीं पहुंच पाती है। तो मैं समझता हूं कि हर प्रकार के चैनल के माध्यम से, चाहे वो टीवी हो, चाहे रेडियो हो, चाहे अखबार हो, सभी चैनल के माध्यम से इसकी वाइड पब्लिसिटी की जाए ताकि आगे आने वाले टाइम में ऐसे क्राइम को रोका जा सके और अगर रुकता नहीं तो पकड़े जाने के लिए भी उनको जल्द से जल्द पुलिस के लिए सुविधाजनक हो जाए इसमें। रितु जी, बिल्कुल राव सर, आपने बिल्कुल सही कहा। यहाँ पे जरूरत है कि इस तरह के जो केसेस होते हैं इसमें जनता भी अवेयर हो और अगर अवेयर नहीं है तो उनके लिए अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया जाए ताकि वो डिजिटल ठगी के, धोखाधड़ी के या फिर जो लाखों की ठगी हो जाती है उसके शिकार ना हो और सिम खरीदते वक्त सावधानी रखें। और साथ ही साथ इस तरह के मामले में क्या कुछ करना चाहिए, आप में से जो हमारे एक्सपर्ट जुड़े हुए थे उन्होंने बखूबी बताया। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए।